नमस्कार। आज हम भारत की विदेश नीति से जुड़ी एक बहुत ही अहम बात समझने की कोशिश करेंगे। ये विश्लेषण उन हालिया घटनाओं पर आधारित है जो हिंद महासागर में घटी और जिसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। एक नौसैनिक अभ्यास जिसका मकसद था देशों के बीच दोस्ती के पुल बनाना, रिश्ते मजबूत करना। लेकिन फिर अचानक दोस्ती का ये पुल एक झटके में टूटकर बिखर गया। और इस हमले के बाद जो हुआ वो शायद हमले से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। एक अजीब सी खामोशी, एक ऐसी चुप्पी जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। तो सवाल ये है कि क्या ये चुप्पी सोची समझी थी? चलिए इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले उस घटना को ही ठीक से समझते हैं जिसने इस पूरी बहस को शुरू किया है। यहां पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है समय। सोचिए, एक तरफ दोस्ती का स्वागत हो रहा है और ठीक 2 हफ्ते बाद उसी जहाज पर एक जानलेवा हमला हो जाता है। मतलब दोस्ती की बातें देखते देखते मातम में बदल गईं। इस हमले में 87 नाविकों की जान चली गई और कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये वही नाविक थे जो कुछ ही दिन पहले भारत में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेकर लौट रहे थे। एक पूर्व भारतीय विदेश सचिव का तो ये भी कहना है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से जहाज पर शायद कोई हथियार भी नहीं थे। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े हादसे पर, जिसमें एक दोस्त देश का जहाज तबाह हो गया, उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही, या यूं कहें कि क्या कोई प्रतिक्रिया थी भी? तो सोर्स के मुताबिक जो पहली ऑफिशियल रिएक्शन आई वो चौंकाने वाली थी। सीधा सीधा कह दिया गया, ये हमारा मामला नहीं है। जबकि दूसरी तरफ भारत की घोषित विदेश नीति की तस्वीर बिल्कुल अलग है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि हम हिंद महासागर के संरक्षक हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। और बस यहीं पर वो सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है जिसकी तरफ सोर्स इशारा कर रहा है। मतलब एक तरफ तो बातें हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, हिंद महासागर का संरक्षक, पहला रिस्पॉन्डर बनने की, और दूसरी तरफ सोर्स के मुताबिक असलियत क्या थी? न कोई निंदा, न बचाव की कोशिश, और ईरान से कोई बातचीत तक नहीं। कथनी और करनी में एक बड़ा फासला। सोर्स का तर्क ये है कि ये कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये भारत की दशकों पुरानी विदेश नीति, जिसे स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, उससे एक बड़े बदलाव का संकेत है। यानी किसी भी सुपर पावर के दबाव में आए बिना अपने फैसले खुद लेने की नीति। और अगर हम इतिहास देखें तो ये बात साफ नजर आती है। चाहे वो इंदिरा गांधी हों, अटल बिहारी वाजपेयी हों या मनमोहन सिंह, सबने मुश्किल वक्त में भी बड़ी ताकतों के खिलाफ जाकर एक स्टैंड लिया। लेकिन सोर्स के मुताबिक इस बार ऐसा नहीं हुआ। तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर ले आता है कि आखिर इस तरह के नाटकीय पॉलिसी शिफ्ट का कारण क्या हो सकता है? ऐसा क्यों हुआ? सोर्स इस पूरी घटना के क्रम को हमारे सामने रखता है। एक तरफ प्रधानमंत्री का इजरायल दौरा होता है और उसके ठीक 48 घंटे बाद ईरान पर हमला हो जाता है। हमले के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री भारत को धन्यवाद भी देते हैं। क्या इन घटनाओं में कोई कनेक्शन है? और यही सवाल सोर्स में विपक्षी नेता भी उठाते हैं। वो सीधे तौर पर पूछते हैं कि आखिर इस पॉलिसी में बदलाव का असल मकसद क्या है। और इस क्यों के जवाब में सोर्स विपक्षी नेताओं के हवाले से कुछ बहुत ही गंभीर आरोप सामने रखता है। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इन बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल घटनाओं का असर आखिरकार आम लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ सकता है। सोर्स हमें याद दिलाता है कि भारत अपने तेल की जरूरत का 55% हिस्सा मिडिल ईस्ट से पूरा करता है। यानी हमारी आधी से ज्यादा एनर्जी सिक्योरिटी एक ऐसे इलाके पर टिकी है जहां अब हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। और सिचुएशन और भी खराब हो जाती है जब दुनिया का सबसे जरूरी तेल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान बंद कर देता है। इसका सीधा असर हमारे 55% तेल आयात पर पड़ता है। इस बीच सोर्स ये भी दावा करता है कि भारत का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, जो पहले 74 दिन का बताया जाता था, वो अब घटकर सिर्फ 25 दिन का रह गया है। ये एक काफी चिंताजनक बात है। और इसी बीच एक अमेरिकी अधिकारी का यह बयान आता है कि उन्होंने भारत को रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी है। सोर्स इसे भारत की एनर्जी पॉलिसी में संप्रभुता के कम होने की तरह देखता है। और इन सब चीज़ों का नतीजा क्या होता है? सोर्स के मुताबिक इसका सीधा बोझ पड़ता है आम आदमी की जेब पर। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपए की बढ़ोतरी। तो अंत में सोर्स हमें इस एक बड़े और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि किसी सुपर पावर के युद्ध की असली कीमत कौन चुकाता है।